ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और कम पैसे देंगे तो कम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ये बदला जाए तो आपको आपके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो उसमें स्टैंड आउट करने के बजाय अगर आप आपका खुद का नया मार्केट स्पेस निर्माण करें और कंपटीशन को ही इररिलेवेंट कर दें, तो कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। मैं हूँ प्रज्ञा। मेरे प्यारे दर्शकों, आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आपको कंपटीशन का सामना हमेशा करना पड़ता है। इससे आपका मुनाफा घटता है। कुछ लोग कहेंगे कि कंपटीशन सुधार के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा सिमिलर बिजनेस से सैचुरेट हो जाता है, तब आपके बिजनेस की ग्रोथ पर परिणाम होता है। तो इस समस्या के ऊपर चैन किम ने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की है। ऐसा मानिए कि मार्केट लाल और नीले समुंदर से बना हुआ है। रेड वो इंडस्ट्रीज़ है जो हमें पता है और ब्लू अनजान मार्केट स्पेस है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मतलब है ये नया मार्केट स्पेस तैयार करना जिससे कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको बिजनेस में वैल्यू और इनोवेशन लाना है। याद रखिए, इसमें दोनों होना चाहिए। सिर्फ कुछ नयापन है लेकिन आप कस्टमर को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बदलाव किसी भी काम का नहीं। वैल्यू ऐड करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। एक, कस्टमर को क्या बेनिफिट दे रहे हो, या प्राइस में क्या बदलाव कर रहे हो एंड कॉस्ट में क्या बदलाव कर रहे हो। तो आपको बेनिफिट ऐड करना है लेकिन प्राइस इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, और आपको कॉस्ट भी मेंटेन करना है, और इनोवेशन जैसे कि बताया वो भी होना चाहिए। तो ये करने के लिए 4 काम करने पड़ेंगे: एलिमिनेट, रिड्यूस, इंक्रीज और क्रिएट। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। एक समय आया था जब सर्कस इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। उनका टारगेट कस्टमर था बच्चे, और बच्चों को पारंपरिक सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एनिमल शोज़ के लिए बहुत खर्चा आता था क्योंकि जानवरों की देखभाल का खर्चा था। स्ट्रिक्ट एनिमल लॉज थे। उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, क्लाउन्स, स्टार परफॉर्मर्स के शोज़, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब सर्क दे सोलेil ने शोज़ लॉन्च किए जिसमें उन्होंने एनिमल शोज़ हटा दिए। इससे खर्चा कम हो गया और उन्होंने आर्टिस्टिक थीम के ऊपर बेस्ड शो दिखाया, थिएटर की तरह, जिसकी तरफ लोग आकर्षित हो गए। उन्होंने प्राइस बढ़ा दी और फिर भी लोगों ने इसे पसंद किया। यहाँ उन्हें नॉन कस्टमर मिल गए जो थे थिएटर के एडल्ट कस्टमर्स। इन शॉर्ट, उन्होंने खर्चा कम किया लेकिन कस्टमर के लिए वैल्यू इंक्रीज़ की और इनोवेशन भी लेके आए। तो अगर हम इन 4 कामों को देखते हैं, उन्होंने एनिमल शोज़ को एलिमिनेट किया, थ्रिल और डेंजर को कम किया, प्राइस बढ़ाई और म्यूज़िक और डांस के साथ थीम को क्रिएट किया। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं वाइन का। लोग वाइन में इंटरेस्टेड नहीं थे उसके टेस्ट और इतने सारे टाइप्स की वजह से, जो कि समझने में मुश्किल थे। 2000 में कसेला वाइन्स ने वाइन की जगह एक ड्रिंक लॉन्च किया। उसमें सिलेक्टेड टाइप्स रखे। इसका सिंपल टेस्ट बहुत लोगों को पसंद आया। सिर्फ वाइन ड्रिंकर्स नहीं, बाकी ड्रिंक्स जैसे कि बियर पीने वाले भी इनके कस्टमर बन गए। इन्होंने भी नॉन कस्टमर को कस्टमर बनाया। यहाँ पे एक इमोशनल टैगलाइन बहुत ज़रूरी है। उनकी टैगलाइन थी फन सिंपल वाइन। इस बुक में 6 रास्ते बताए हैं ब्लू ओशन क्रिएट करने के। पहला है ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री। देखिए, जिनका काम अलग है लेकिन उद्देश्य एक है। ऑल्टरनेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं, जैसे कि फाइनेंस ऐप, फाइनेंस सॉफ्टवेयर और सीए, ये सब सब्स्टिट्यूट है क्योंकि काम इनका एक ही है, फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन सिनेमा और रेस्टोरेंट ये ऑल्टरनेटिव है। दोनों का काम तो अलग है लेकिन उद्देश्य एक है, वो है एन्जॉइंग आउटिंग। दूसरा रास्ता हो सकता है वो इंडस्ट्रीज़ को देखिए जो आपसे अलग है लेकिन आप दोनों की स्ट्रैटेजी समान है। जैसे कि आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है लग्जरी आइटम्स प्रोवाइड करना, या हो सकती है क्विक टू यूज़ आइटम्स बनाना। ऐसी समान इंडस्ट्रीज़ को ढूंढिए। तीसरा रास्ता है खरीदार की तरफ ध्यान दें। हमेशा खरीदने वाला और इस्तेमाल करने वाला सेम नहीं होता।
इंसुलिन के इंजेक्शन्स डॉक्टरों के द्वारा खरीदे जाते थे और डायबिटीज़ के मरीज़ इस्तेमाल करते थे। सो इंसुलिन बनाने वाली कंपनियां डॉक्टरों पर ध्यान देती थे एज अ कस्टमर। लेकिन नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने आसानी से इस्तेमाल की जाने वाले पेन जैसे दिखने वाले इंजेक्शन्स लॉन्च किए जो पेशेंट्स खुद इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे उन्होंने नई मार्केट स्पेस निर्माण की जहां डायबिटीज़ पेशेंट उनके कस्टमर बन गए। उन्होंने नॉन कस्टमर को कस्टमर बनाया। चौथा रास्ता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। देखिए कि आपके कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले, दौरान और बाद में। अगर कोई मूवी देखने जा रहा है तो पार्किंग की सुविधा या बेबी सिटिंग एडेड एडवांटेज हो सकता है। पांचवा रास्ता है फंक्शनल और इमोशनल अपील। इंडस्ट्रीज़ एक तो फंक्शन ड्रिवन होती है या इमोशन ड्रिवन। आपको जानना है कि आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन सा पैटर्न देखने मिलता है, आपको स्विच करना है। उदाहरणार्थ, वॉच इंडस्ट्री फंक्शन ओरिएंटेड थी। आप वॉच सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शन मतलब वक्त देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। स्वॉच कंपनी ने इसे ट्रांसफॉर्म किया इमोशन ड्रिवन और ऐसे वॉचेस बनाए जो फैशन स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो कि फीलिंग से रिलेटेड थी, बॉडी शॉप ने उल्टा किया। उन्होंने फंक्शनल नो नॉनसेंस कॉस्मेटिक्स लॉन्च किए। इन शॉर्ट, अगर इमोशन ड्रिवन है तो देखिए कि क्या कम कर सकते हैं और फंक्शन ड्रिवन है तो देखिए कि क्या ऐड कर सकते हैं। छठा रास्ता है टाइम के ट्रेंड्स को देखिए। कौन सी चीज़ें टाइम के हिसाब से फ़ायदा करेगी, टाइम की ज़रूरत क्या है ये देखिए। लेट 90s में इलीगल म्यूज़िक फाइल्स बहुत शेयर हो रही थी। एप्पल ने ये ऑब्ज़र्व किया। आईपॉड और आईट्यून्स के लॉन्च के बाद लोगों को कम दाम में गाने उपलब्ध हो गए। उन्हें एक दो गानों के लिए पूरी महंगी सीडी लेने की ज़रूरत नहीं रही। तो अब आपको पता है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है और किन रास्तों से निर्माण कर सकते हैं। अब नई स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करें। शैन किम बताते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के झमेले में मत पड़िए। आपका प्लान इतना सिंपल होना चाहिए कि वो कागज़ के कुछ पन्नों में आसानी से लिखा जा सके। 4 स्टेप्स में काम करिए। पहले तो आपके बिजनेस में सभी लोगों को बदलाव की ज़रूरत दिखाइए क्योंकि उनकी किसी भी बदलाव की इच्छा नहीं होगी। उसके बाद फील्ड रिसर्च करिए कि अभी की सिचुएशन क्या है। देन आपके रिसर्च पे आधारित नई स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके बाद उसे कंपनी से रिलेटेड हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। ब्लू ओशन बनाते वक्त आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस न्यू मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करें। जैसे कि हमने देखा, हमें कस्टमर पे नहीं नॉन कस्टमर पे ध्यान देना है। नॉन कस्टमर के 3 टाइप्स है। एक है जो कस्टमर्स तो है लेकिन कभी भी बाहर हो सकते हैं। दूसरे हैं जिनके पास पर्याय था आपको चूज़ करने का लेकिन उन्होंने दूसरा पर्याय चुना। और तीसरे वो नॉन कस्टमर जो अनजान है, आपके पहुंच से दूर है। तो आप आपकी स्ट्रैटेजी इन 3 में से किसी एक या 2 या सभी नॉन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। देखिए क्या वजह है जो वो आपको नहीं स्वीकार कर रहे। यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं देखना है बल्कि कॉमन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपकी स्ट्रैटेजी का एक क्रम होना चाहिए। पहले देखिए कौन सी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। कस्टमर को एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। वो है खरीदारी, डिलीवरी, इस्तेमाल, सप्लीमेंट्स जो प्रोडक्ट्स के साथ ज़रूरी है, प्रोडक्ट की देखभाल और डिस्पोजल। इस साइकिल में कहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो ये देखिए। वैल्यू का मतलब हो सकता है इस्तेमाल के लिए आसानी या ज़्यादा मज़ा, कोई फ़न एलिमेंट या उत्पादकता। दूसरा स्टेप है कीमत। आप जिस नॉन कस्टमर के ग्रुप्स को टारगेट करने वाले हो, देखिए कौन सी प्राइस रेंज उनके लिए सही रहेगी क्योंकि सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना है बल्कि उनको टिका के भी रखना है। तीसरा स्टेप है आपके प्रोडक्ट या सर्विस का खर्चा। आपको टारगेट कॉस्ट डिफाइन करना है और उसे अचीव करना है। चौथा स्टेप है आपकी स्ट्रैटेजी का पालन करने में क्या बाधाएं हो सकती है उन पर ध्यान देना। आपके एम्प्लॉयज़ पार्टनर्स उत्साहित नहीं रहेंगे कोई बड़ा बदलाव करने के लिए। उन्हें खराब से खराब असलियत सामने दिखाइए। लोग नंबर से ज़्यादा खुद जो अनुभव करते हैं या देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं।
जैसे अगर किसी को यकीन दिलाना है कि कार खराब हो चुकी है, उसे एक्सप्लेन करने के बजाय किसी खराब रास्ते पे राइड पे लेके जाइए तो वो जल्दी समझ जाता है। इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। देखिए कि कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम, और कौन सी जगह है जहाँ ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा। आपको बस रिसोर्सेज को यहाँ से वहाँ हिलाना है। एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बनाए रखना ज़रूरी है। आपकी कंपनी के जो नेचुरल लीडर्स हैं उन्हें ढूंढिए, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। आपको बस इन लीडर्स को मोटिवेट करना है। कंपनी का काम पारदर्शी रखिए, इससे कोई भी एम्प्लॉय खुद को कम पोटेंशियल नहीं दिखाना चाहेगा। और एम्प्लॉयज़ को उनका इंडिविजुअल काम स्पष्ट रूप से बताइए। आखिरी बाधा है पॉलिटिक्स। देखिए किन लोगों को आपकी स्ट्रैटेजी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उनकी मदद लीजिए। अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है कि कैसे ब्लू ओशन निर्माण करना है, लेकिन आपके प्लान को फॉलो करते वक्त सबसे ज़रूरी फैक्टर है एम्प्लॉयज़ का विश्वास। इसके लिए आपको उन्हें निर्णय प्रक्रिया में इन्वॉल्व करना है, उनके आइडियाज़ जानने हैं, अपने हर एक डिसीजन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उनकी नई स्ट्रैटेजी के तहत जो अपेक्षाएं हैं वो उन्हें बतानी है। इन शॉर्ट आपको वैल्यू, प्रॉफिट और लोग इनको अलाइन करना है। आप अगर सोच रहे होंगे कि सिर्फ किसी एक पॉइंट पर ध्यान दूंगा, तो याद रखिए कि आपका ब्लू ओशन कभी ना कभी रेड होने वाला है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजीज़ का अनुसरण करने का प्रयत्न ज़रूर होगा। लेकिन जब आप वैल्यू, प्रॉफिट और लोगों की अलाइनमेंट के साथ स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अनुसरण करना बाकी कंपनीज के लिए मुश्किल होगा। होप आपको मेरी समरी अच्छी लगी होगी। आप बिज़नेस से रिलेटेड मेरा ये वीडियो भी देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रॉबिन शर्मा के एक वंडरफुल बुक की समरी बताऊंगी। आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। चलती हूँ।